गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज आपको बताने जा रहे हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन। व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशन? जो हम लोग देखे थे डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, फोर्स का MLT-2, इसका क्या यूज है? आखिर क्यों ये अब सब पढ़ना जा रहा है? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो देखो, डायमेंशन का यूज बहुत ही विस्तारित रूप से है, इसका यूज बहुत अधिक है। और वाकई देखा जाए तो पूरे फिजिक्स के प्रॉब्लम को हम डायमेंशन से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट होने की वजह से इसका यूज थोड़ा सा सीमित हो गया है। तब इसके क्या क्या यूजेज है, कहां कहां यूज कर सकते हैं अब हम इसको देखने जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहला यूज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मीन्स क्या? होमोजेनियस, दैट मीन्स एक समान। बेसिकली देखो, आप किसी भी सब्सटेंस को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, एक जैसा होता है तभी उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। अगर आपसे पूछा जाए आपके पास 5 मैंगो है, 4 एप्पल है, 5 मैंगो प्लस 4 एप्पल इक्वल टू व्हाट? क्या बताओ, 9 मैंगो या 9 एप्पल? ऐसा नहीं होता। 5 मैंगो प्लस 4 मैंगो देन 9 मैंगो हो सकता है। मैंगो को मैंगो के साथ ऐड किया जा सकता है, एप्पल को एप्पल के साथ ऐड किया जाता है। क्या आप चावल में चीनी मिक्स करोगे? नहीं ना। गेहूं में नमक मिक्स कर दोगे? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक समान नहीं है। चावल में चावल में मिलाया जा सकता है। 1 kg राइस प्लस 5 kg राइस इक्वल टू 6 kg राइस हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 kg शुगर प्लस 5 kg राइस इक्वल टू व्हाट? तो ये होमोजेनियस नहीं है। होमोजेनियस मींस एक जैसा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस भी यहां पे यही बताता है कि कोई भी इक्वेशन हो, अब उसका प्रत्येक टर्म का डायमेंशन एक जैसा हो, एक समान हो, तो इक्वेशन सही है, अदरवाइज वो इक्वेशन गलत है। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके आप ये प्रूफ कर सकते हो कि कोई भी इक्वेशन सही है या गलत। यानी आपके पास डायमेंशन का बेस्ट नॉलेज हो गया है, तो आप किसी भी इक्वेशन को चेक करके बता सकते हो कि वह इक्वेशन सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। बस ये देखना है कि उस इक्वेशन का प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम है या अलग है। यानी प्रत्येक टर्म सेम है तो इक्वेशन बिल्कुल सही है, अदरवाइज इक्वेशन गलत है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताता है। यहां से हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन का प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन सही है, डायमेंशनली सही है, याद रखना, दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। और अलग है तो गलत है। जैसे देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक इक्वेशन लेते हैं v इक्वल टू u प्लस at। v u at डायमेंशन बाद में करते हैं, पर ये भी देख लेते हैं। इसका यूनिट मीटर बाय सेकंड, इसका यूनिट मीटर बाय सेकंड, इसका यूनिट मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, यानी मीटर बाय सेकंड ये भी हो गया। सब एक जैसा है ना, ऐड हुआ, इट इज राइट, ये सही है। अब इसको डायमेंशनली चेक करेंगे यह इक्वेशन सही है या गलत। तो डायमेंशनली चेक करने के लिए क्या करना है? अगर ये इक्वेशन सही है तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम होगा। दैट मींस LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो v वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ, LT-1, गुड। अगेन u वेलोसिटी है, LT-1 प्लस एक्सेलरेशन LT-2 एंड टाइम t। तो आप देख रहे हो LT-1 इक्वल टू LT-1 प्लस LT-1 और आर सेम। दैट मींस LT-1 LHS इक्वल टू RHS।
इट इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। यहाँ पे LT-1 प्लस LT-1 2LT-1 नहीं करना है, क्योंकि लेंथ प्लस लेंथ हमेशा लेंथ ही होगा। 10 मीटर प्लस 5 मीटर 15 मीटर का भी डायमेंशनली हम लोग L ही लिखते हैं, 5 मीटर का भी डायमेंशनली L ही लिखेंगे, इसलिए डायमेंशनली LH = RHS बिल्कुल सही आ रहा है। दिस इज द राइट इक्वेशन। इस प्रकार से आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हो कि वो डायमेंशनली सही है या गलत है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर यहां पे हम ले v = u + 2at, ये इक्वेशन सही है। तो डायमेंशन को सब देखा जाए तो इसका LT-1, ये भी LT-1 प्लस 2, कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये याद रखना। दिस इज द डिमेरिट ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। कांस्टेंट टर्म है नो एनी डायमेंशन, इसको इग्नोर कर लोगे आप, ये 1 हो गया। क्योंकइसका डायमेंशन आप ऐसे लिख सकते हो m0 l0 t0 एनीवन। a का डायमेंशन LT-2 और t का डायमेंशन t, यानी यहां से भी ये सेम आ गया LT-1 LT-1 LT-1। ये भी डायमेंशनली सही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम देखा जाए तो ये गलत इक्वेशन है, यहाँ पे 2 नहीं होता। यानी आप यहां से ये देख सकते हो जो एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकली अनकरेक्ट भी हो सकता है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। जो डायमेंशन सही है वो जरूरी नहीं है कि फिजिकली भी सही ही हो, वो गलत भी हो सकता है। अब यहां से कुछ और एग्जांपल आप देखो। जैसे हम लोग ले v² = EU² + 2as। आप खुद से करो इसको सॉल्व। वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 और पावर 2, LT-1 और पावर 2 कांस्टेंट 1 हो गया वो। एक्शन LT-2 आइए L डिस्प्लेसमेंट L2T-2 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 और अब सेम। तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। यानी आपके पास डायमेंशन का अच्छा नॉलेज है तो आप किसी भी इक्वेशन को बता सकते हो इक्वेशन सही है या गलत है। यहां पे कुछ और भी एग्जांपल्स को आप लो। S = ut + ½ at²। क्या ये सही इक्वेशन है? चेक कर लेना। S डिस्प्लेसमेंट L, वेलोसिटी LT-1 टाइम t, हाफ कांस्टेंट टर्म, एक्सेलरेशन का LT-2 t2 LT-1 t+1 L प्लस यानी LHS = RHS। ये भी बिल्कुल सही इक्वेशन है। तो इस प्रकार से आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हो whether that is right or wrong with the help of डायमेंशन। अगर हम इक्वेशन ऐसे लेते हैं v² = 2u² + 5ax, तो क्या ये सही है? चेक करो खुद से आप। v² सेम आ रहा ना, 2 कांस्टेंट आएगा 5 कांस्टेंट आएगा, इसको तो इग्नोर ही करेंगे तो किस सेम आता है। तो हम लोग डायमेंशन तो सही आ ही जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये इक्वेशन गलत है। पॉइंट याद रखना आप, जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकली अनकरेक्ट भी हो सकता है। यानी जो डायमेंशन सही है वो 100% उसको आप सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज द यूजेज ऑफ डायमेंशन।
अब इसके यूज से ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे कुछ क्वेश्चंस अभी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। पॉज कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन p इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी, जहां p पावर है, x डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेस है, t टाइम। a और b का डायमेंशन निकालना है, सॉरी, p पावर x डिस्टेंस एंड t टाइम है, तो a और b क्या होगा इसी का डायमेंशन बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लें, p a t इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सबका सेम होना चाहिए। तो पावर का डायमेंशन आपको पता है, पावर का डायमेंशन क्या होगा, पावर आपने पढ़ा है वर्क बाय टाइम, तो वर्क का डायमेंशन आपने क्या पढ़ा था, ml2t-2 टाइम t। पावर का क्या हो गया डायमेंशन, ml2t-3। ए का पता नहीं है आपको, टाइम t। एलएचएस का डायमेंशन हो गया, अब आरएचएस में बी का डायमेंशन और एक्स आपका हो गया L2। तो प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सही होना चाहिए। अगर इक्वेशन सही है तो ये और ये सब सेम होना चाहिए। यहां से तो आपका आ गया, ये आ गया आपका ml2t माइनस 2 to a इक्वल टू b माइनस एल स्क्वायर। यहां से हम देख लें b तो आपका कंफर्म एल स्क्वायर के बराबर ही होगा, और ये भी एल स्क्वायर बराबर होगा, तो यहां से ये का निकाल लें, यानी ml2t-2 इंटू a इक्वल टू L2। तो यहां से आपका a क्या हो जाएगा, L2 बाई ml2t-2, L2 से L2 कैंसिल हो गया, m-1t2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। b का डायमेंशन क्या हो गया, L2, और a का डायमेंशन हो गया m-1t। इस प्रकार से आप अननोन टर्म्स का भी डायमेंशन निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल टू a प्लस bt प्लस c बाई d प्लस t। तो हमें डायमेंशन लिखना है a b c एंड d का। तो v इक्वल टू आपके पास है a प्लस bt प्लस c बाई d प्लस t। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या होगा, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन सेम होगा। तो v का डायमेंशन इक्वल टू a का डायमेंशन। तो यहां से आप देख लोगे v का डायमेंशन कितना होता है, LT-1, यानी a का डायमेंशन कितना हो गया, LT-1। इन द सेम वे bt का डायमेंशन जो होगा वो भी v के डायमेंशन के बराबर होगा। दैट मींस bt इक्वल टू कितना हो जाएगा, LT-1। तो यहां से b का डायमेंशन क्या आ जाएगा, LT-1 बाई t। तो b इक्वल टू LT-2। अब देखो, अभी हमने देखा था कि हम लोग सेम नेचर को ही ऐड कर पाएंगे, टाइम को टाइम के साथ ऐड करते हैं, लेंथ को लेंथ के साथ, मास को मास के साथ। तो t प्लस डी है, यानी पक्का d भी t ही है, यानी d का डायमेंशन भी आपका क्या होगा, तो t का डायमेंशन होगा यानी t।
अब इस पूरे का डायमेंशन देखा जाए तो c बाई डी प्लस टी का जो डायमेंशन होगा वो भी b के डायमेंशन के बराबर होगा। यानी आप लिख सकते हैं c बाई टी प्लस टी, टी आएगा यानी c बाई टी इक्वल टू एल टी माइनस 1, यानी जो c का डायमेंशन होगा एल टी माइनस 1 इंटू टी, c का डायमेंशन आपका हो गया डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू l। इस प्रकार से डायमेंशन आप नोट कर सकते हो। डायमेंशन ऑफ a कितना आया, a का डायमेंशन एल टी माइनस 1, b का एल टी माइनस 2, c का l और d का t। तो इस प्रकार से आप किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट यूज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड यूज पे, दैट इज द कन्वर्शन फैक्टर। अब इसका सेकेंड यूज देखेंगे डायमेंशन का, कन्वर्शन ऑफ यूनिट। कन्वर्शन ऑफ यूनिट। अभी हमने देखे थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब है कन्वर्शन ऑफ यूनिट। यानी यहां से आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको पता है फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन, तो एक न्यूटन में कितना डाइन होता है ये आप बता सकते हो अगर आपको डायमेंशन का प्रॉपर नॉलेज है तो। आज हम यही चीज आपको सिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से यूनिट को कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखो हम लोग फोर्स का एग्जांपल लेके काम करते हैं। पहले अगर फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है और इसका सीजीएस यूनिट डाइन है तो एक न्यूटन में कितना डाइन होगा ये जानना है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करोगे आप, फोर्स का लिखना है, फोर्स का डायमेंशन आप ले लें ml t माइनस 2। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा न्यूटन, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है ये जानना है। तो 1 न्यूटन। अब न्यूटन किसको कहते हैं, फोर्स का यूनिट जो एसआई सिस्टम में है यानी केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द। और फोर्स का सीजीएस से डाइन, तो केजी का स्थान पे ग्राम, सीजीएस में मास का स्थान, मीटर का स्थान पे सेंटीमीटर और सेकेंड तो सेकेंड ही है। आप दोनों का रेशियो निकाल लो, 1 न्यूटन बाय 1 डाइन, तो केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर बाय ग्राम सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर से तो सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। केजी को हम लोग हटाना है, 1 न्यूटन बाय 1 डाइन, 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये सभी को पता है नीचे ग्राम है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, यानी 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 10 to power 5। That means 1 Newton is equal to 10 to power 5 डाइन। तो इस प्रकार से आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। इस प्रकार से और बहुत से एग्जांपल्स आप ले सकते हो। एक एग्जांपल और हम आपको लेके करते हैं काम। जैसे आप एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, गुड, एंड एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्थ, वेरी गुड। तो 1 जूल में कितना अर्थ होता है ये हमें मालूम करना है। तो अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि 1 जूल में कितना अर्थ होगा। देखें कैसे करते हैं। एनर्जी का निकालना है तो सबसे पहले हम लोग
एनर्जी का डायमेंशन नोट कर लेंगे। एनर्जी का डायमेंशन पता है सबको, mL2T-2 mL2T-2। इसका SI यूनिट जूल। तो 1 जूल में मास के लिए हम क्या लेते हैं SI kg, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड। इसका CGS है R, ये SI हो गया, ये CGS हो गया। तो 1 R इक्वल टू kg के लिए स्थान पे क्या लेंगे आगे में, CGS में ग्राम, मीटर के स्थान पे सेंटीमीटर, सेकेंड तो सेम है। अगेन सेम प्रोसेस, रेशियो लें आप 1 जूल बाई 1 अर्थ इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। दिस इज कैंसल। अब कन्वर्ट कर ले आप 1 जूल बाई 1 अर्थ kg के स्थान पे 1000 ग्राम मीटर स्क्वायर तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाई ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 जूल बाई 1 अर्थ इक्वल टू ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 1 जूल में इतना सारा हो जा रहा है, 1 जूल में 10⁻7 है। तो देखो बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर बेसिकली आपको पता हो, डायमेंशन का आइडिया आपके पास है, तो आप यूनिट को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, SI से CGS में बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये है आपका सेकेंड यूज था। 2 यूज हम पढ़ चुके, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सेकेंड वन कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब हम लोग थर्ड यूज देखने जा रहे हैं, डिविजन रिलेशंस एमंग फिजिकल क्वांटिटी। एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशंस को कैसे दिखाएंगे, यही अब हम लोग को देखना है। अब इसका थर्ड यूज हम लोग देखने जा रहे हैं, डिविजन रिलेशंस बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। रिलेशन फाइंड करना, 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशंस कैसे फाइंड होगा। तो अगर आपके पास डायमेंशन का अच्छा नॉलेज है तो आप इस रिलेशंस को बहुत आसानी से फाइंड करोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। And if we know the factors on which a given physical quantity depends, we can find the formula. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सपोज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो किसी कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड कर रहा हो, मास पे डिपेंड कर रहा हो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिपेंड कर रहा हो, एंड एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड कर रहा है। अगर हमें पता है ये चीज कि टाइम पीरियड इन सब पे डिपेंड करता है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है ये हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें करना क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है जिस पे, उन सबको आप प्रोडक्ट टाइप में ले लो। टी डिपेंड कर रहा है के, एम, एल और जी पे, तो टी इक्वल टू लोग फॉर्मूला बनाएंगे के इंटू एम इंटू एल इंटू जी।
के कांस्टेंट टर्म है, आगे डायमेंशन हमें इसके बारे में बताएगा नहीं कुछ, तो हम लोग के लेके ही चलेंगे। सब पे पावर अपने मन से ले लो, ए बी सी, दिस इज द फार्मूला, यही फार्मूला आपका होगा, इसे इक्वेशन फार्मूला। अब देखो फर्स्ट यूज में जो हम लोग पढ़े थे होमोजेनिटी प्रिंसिपल, तो अगर ये सही है तो इसका LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल आना चाहिए, यानी इसके प्रत्येक टर्म का डायमेंशन इसके प्रत्येक टर्म के बराबर होना चाहिए। तो t टाइम पीरियड है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t, LHS का हो गया। अब RHS का डायमेंशन देखिए आप, k कांस्टेंट, m मास m पावर a, l लेंथ का l ही पावर b, g एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेशन का डायमेंशन आपने पढ़ा है lt-2 पावर c। अब इसी को इक्वेट करेंगे आप, m0 l0 t LHS में, RHS में k m a l के पावर b, यहां से l के पावर c t के पावर -2c, m0 l0 t k m के पावर a l के पावर b प्लस c और t के पावर -2c। अब यहां से पावर इक्वेट कर लें, a के पावर 0 m के पावर a, दैट मींस a इक्वल टू 0, l के पावर 0 l के पावर b प्लस c, दैट मींस b प्लस c इक्वल टू 0 and t की पावर -2c t की पावर 1, यानी -2c इक्वल टू 1। तो यहां से आप c का मान निकाल सकते हो, यहां से आपका c का वैल्यू हो गया -1/2। ये इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। अब c का वैल्यू इक्वेशन 3 पुट कर दे, तो b -1/2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू यहां से हो गया 1/2। अब a b c तीनों का वैल्यू आपको मिल गया, तो सारा वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, पुट इन द वैल्यू ऑफ a b and c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो t इक्वल टू आपका आ गया k m के पावर a कितना आया है 0, l के पावर b कितना आया 1/2 इंटू g के पावर c कितना आया -1/2, यानी इसको आप लिख सकते हैं t इक्वल टू k m के पावर 0 1 हो गया, l के पावर 1/2, g की पावर -1/2, दैट मींस g की पावर नीचे ले आए 1/2, यानी t इक्वल टू क्या हो गया k अंडर रूट l/g। यहां से आप देख सकते हो यही आपका टाइम पीरियड का रिजल्ट आ गया। इस k कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जो हम लोग फाइंड किए हैं वो होता है 2 पाई, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। तो इस प्रकार से एक रिलेशन हमारा मिल गया। तो किसी प्रकार का रिलेशन आप यहां से फाइंड कर सकते हो, अगर आपको ये पता हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप आसानी से निकाल लेना। क्या करना है, फिर सुन लें, जिस पर भी डिपेंड करता हो सबको प्रोडक्ट टाइप में ले लो, सब पे अपनी इच्छा अनुसार पावर a b c x y z जो भी आपको लेना है ले लो, और फिर होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आगे प्रोसीड कर दो। तो ये यूजेज ऑफ डायमेंशन है। यहाँ पर दिख रहा है आपको k के बारे में अपने मन से 2 पाई पुट किए, क्योंकि हमें पता था, और नहीं पता होगा तो लोग क्या करेंगे। तो यही डायमेंशन का बहुत बड़ा डिमेरिट है कि ये कांस्टेंट टर्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसके साथ साथ डायमेंशन का कुछ और भी डिमेरिट्स है, जैसे डायमेंशन कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है
इंटीग्रल टर्म के बारे में, डिफरेंशियल टर्म के बारे में, लॉगरिथमिक टर्म के बारे में, ये सब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ये नहीं देता। तो ये आपका लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन है। अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में हम आपको बार बता रहे हैं, सबसे बड़ा लिमिटेशंस क्या है, सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, जो डायमेंशन कांस्टेंट टर्म है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता। अभी आपने बहुत ज्यादा देखा है कि क्वेश्चन में अगर v = u + 5at भी देख रहे हैं तो ये भी डायमेंशनली सही है, क्योंकि 5 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। s = ut + 980 में लिखोगे तो भी डायमेंशन सही बताएगा, क्योंकि यहाँ 9 लिखो या हाफ लिखो, डायमेंशन उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता ही नहीं। तो ये सबसे लार्ज फॉर्म है डायमेंशन के साथ। इसके अलावा किसी भी इक्वेशन में कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म, लॉगरिथमिक टर्म ये सब इन्वॉल्व हो तो उसको भी वो एनालाइज नहीं कर पाता है। जैसे सुन लें डायमेंशन लिमिटेशन, सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, लॉगरिथमिक टर्म को भी आगे नहीं बता पाता, एक्सपोनेंशियल टर्म, डिफरेंशियल टर्म, इंटीग्रल टर्म, ये सब अगर इक्वेशन में इन्वॉल्व हो गया तो डायमेंशन उसको एनालाइज नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो यूनिक नहीं है, एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला का एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप एनर्जी का डायमेंशन ले लो, mL2T - 2, mL2T - 2। अगर आपसे पूछे वर्क का डायमेंशन क्या होगा, वो भी सेम है। टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, वो भी सेम है। यानी एक डायमेंशनल फॉर्मूला से आप ये कंफर्म नहीं हो कि ये एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है या टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है या वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी एक प्रकार का इसका लिमिटेशन है। और फिर ये डायमेंशन से आप ये नहीं जान पाओगे कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। तो ये आपका कुछ लिमिटेशंस था डायमेंशन का, जिसके कारण से इसका यूज थोड़ा सा कंसाइज हुआ है। देखो डायमेंशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसानी से इससे आप नंबर पा सकते हो किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये सब टॉपिक है जो बहुत ही आसान है। क्या कहा जाए इसको, आप सब मलाई है ये आपके लिए, मुफ्त में थोड़ा सा मेहनत करोगे नंबर आना ही आना है एग्जाम में। इसलिए आप इस पे फोकस करो। यूनिट डायमेंशन बेसिक टॉपिक है, बेसिक चैप्टर है और एग्जाम में बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका नंबर पा सकते हो। तो ये लिमिटेशन था इसका। अब ये हमारा डायमेंशन टॉपिक समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।